सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले ये कहते हैं और अन्य हाई कोर्टों के फैसले ये कहते हैं कि जिस मामले में पुलिस आरोपी है, पुलिस एक्यूज्ड है जी, उस मामले की जांच पुलिस नहीं कर सकती। तो हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप सीबीआई से जांच करा दो। पुलिस की जांच पर तो आदिवासियों को भरोसा ही नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तो कत्ल किया है, पुलिस कैसे जांच करेगी जी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह रहा है कि आपको पुलिस की जांच पे भरोसा करना चाहिए? अरे पुलिस तो हत्या करने वाली है, वो कैसे जांच करेगी? ये तो आपके ही आदेश की अवहेलना हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा उस फैसले में लिखा कि आदिवासियों ने आके ये बोला हम नहीं पहचानते जी। ठीक है, पहली बात तो आपने वो गोल कर दी बात की किडनैप करके लाए गए थे। चलिए, उन्होंने यही तो कहा हम नहीं पहचानते, तो आप जांच कराओ किसने मारा। ये कैसे हो गया कि पुलिस ने नहीं मारा? ये तो उन्होंने नहीं कहा पुलिस ने नहीं मारा, उन्होंने कहा हम नहीं पहचानते। बस, तो आपको जांच करानी चाहिए, आपने जांच क्यों नहीं कराई? और फिर आप कह रहे हो कि मेरे पेटिशनर नंबर 1 जो मैं हूं, आपके ऊपर 5 लाख फाइन। फाइन किस बात का? कि मैं अदालत क्यों आया? अदालत आना जुर्म है, न्याय मांगना, इंसाफ मांगना जुर्म है। अगर इंसाफ मांगना जुर्म है तो कोर्ट को ताला लगा दो, कोई इंसाफ मांगने आएगा ही नहीं। आप किसी को इंसाफ मांगने के लिए जुर्माना लगा दोगे? पर तो सुप्रीम कोर्ट झूठा कह रहा है, झूठ मार दे। मैंने आपको बताया ना कि उसने 2 आधार दिए कि पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा करना चाहिए था, और उन्होंने आदिवासियों ने आके यह कहा हम नहीं पहचानते। इस आधार पे मैं झूठा कैसे साबित हो गया? जब जांच ही नहीं कराई तो झूठा कैसे साबित हो गया? जांच कराते और उसमें झूठ साबित होता तब तो मैं झूठा होता ना। आपने तो जांच ही नहीं कराई, बिना जांच के सपना आ गया आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? अब हमने आदिवासी आए, उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो पिटीशन पेंडिंग है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ? नहीं बुलाया गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 600 ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ देश किधर ਨੂੰ जा रहा है? देखिए, मैं अगर इसको और ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट आपके सामने रखूं तो दुनिया भर में आदिवासियों का कत्लेआम हुआ है। अमेरिका में जेनोसाइड हुआ है आदिवासियों का, 6 करोड़ आदिवासी मारे गए वहां। कनाडा में हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माओरीज, एबोरिजिनल्स का कत्लेआम हुआ है। उनकी जमीनों पर गोरों ने कब्जा कर लिया, बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। भारत में भी मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के आदिवासी इलाकों में जमीन, जंगलों पर कब्जा कर रही हैं। जमीनें कीमती नहीं है वहां की, जमीन के नीचे जो खजाना है वो कीमती है। अब जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की, वहां क्या है? वहां लोहा है। भारत का जितना टिन है उसका 70% सिर्फ दंतेवाड़ा जिले में है। टिन जिसकी कारें बनती हैं और आपके केन बनते हैं और दुनिया भर की चीजें बनती हैं। वहां जमीन के नीचे ब्लू डायमंड है, रेड डायमंड है, हीरे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है जी। तो ये और इतना है कि 200-250-300 साल खोदती रहेंगी कंपनियां तो भी खत्म नहीं होगा। जिसको अरबों खरबों रुपए का खजाना कहते हैं वो वहां दबा हुआ है जी। तो ये जो पूंजीपति है, बड़ी कंपनियां, इनकी लार टपक रही है। तो ये वहां मुख्यमंत्रियों को देते हैं पैसा भर भर के। वहां का जो रमन सिंह चीफ मिनिस्टर था बीजेपी का, उसके बेटे का स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट नंबर प्रशांत भूषण, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने मीडिया के सामने रख दिया था। पनामा में उसकी फर्जी कंपनियां पकड़ी गई थी, और मुख्यमंत्री के नाम का जो मेडिकल स्टोर है वही पनामा की कंपनियों का एड्रेस था। साफ पकड़ में आ गया कि मुख्यमंत्री माइनिंग कंपनियों से पैसा ले रहा है और वो कत्लेआम करवा रहा है। तो 650 गांव जलवा दिए, हजारों लोगों का, आदिवासियों का कत्ल करवाया गया।
फोर्सेस के द्वारा, पुलिस के द्वारा। हजारों गांव, सैकड़ों गांव जलवा दिए गए, 650 गांव जला दिए गए। महिलाओं से, हजारों महिलाओं से बलात्कार किया फोर्सेस ने, बच्चों का कत्ल हुआ, बुजुर्गों का कत्ल हुआ, और ये सारे मामले हम लोगों ने कोर्ट में डाले। और ऐसा नहीं है कि हम झूठे हैं। सरकेगुड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या हुई, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, निर्दोष लोग थे, कोई माओवादी नहीं था। एड्समेट्टा में 8 आदिवासियों को, बैठे हुए को गोली से उड़ा दिया, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, निर्दोष थे। मेरी स्टूडेंट सोनी सोरी, उसके प्राइवेट पार्ट में पुलिस ने पत्थर भर दिए थे, उसको बिजली के झटके दिए थे, और उसके ऊपर 7 मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल दिया माओवादी कह के। वो 7 मुकदमों में बाइज्जत बरी हुई। लिंगाराम कोड़ोपी, आदिवासी पत्रकार, उसके एनएस में एसपी के घर में डंडा डाल दिया गया, उसका इंटेस्टाइन फट गई, माओवादी कह के जेल में डाल दिया गया। वो 3 मामले उसके ऊपर लगाए गए, तीनों में वो बाइज्जत बरी हुआ। मेरा आज तक एक भी मामला झूठा साबित हुआ ही नहीं है। सारे मामले सच्चे साबित हुए हैं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जांच तो करा के दिखाओ, एक भी मामले में जांच क्यों नहीं कराई? डरता क्यों है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਐਦਾਂ? उन्हें मालूम है कि देखिए, मेरे पिताजी गांधी जी के साथ रहे हैं और यूपी में उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक देकर जमीन बांटने का काम दिया था गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री ने। मेरे पिताजी ने 20 लाख एकड़ सरकारी जमीन भूमिहीनों में बांटी है। मेरे पिताजी जब मरे तो भूमिहीन थे। मेरे पिताजी का मकान नहीं था, बैंक में एक पैसा नहीं था, और मेरा भी दुनिया में 1 इंच जमीन नहीं है। किराए के मकान में रहता हूँ, कोई मकान नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर कोई आपका जुर्माना न दे तो आप उसकी संपत्ति कुर्क कर लेते हो। मेरे पास तो संपत्ति नहीं है, क्या कुर्क करोगे? मेरा जिस्म है, जेल में डालना है डाल दो। मैंने इंसाफ के लिए आवाज उठाई और जिंदगी भर उठाऊंगा, बार बार करूंगा ये काम मैं, क्योंकि संविधान कहता है कि इंसाफ के लिए अगर आपको किसी नागरिक के साथ नाइंसाफी होती दिखे, आपको उसको न्याय दिलाना है, ये आपका फर्ज है। ये संविधान मुझसे कह रहा है, तो मैंने तो अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन किया है। संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर जुर्माना कैसे लगा सकता है? ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ वाले समय 'ਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀਗਾ? देखिए, जो पूंजीवाद है, ये जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? पूंजीपतियों के लिए। और पूंजीवाद का एक लक्षण ये होता है कि पूंजीवाद अगर फैलता नहीं है तो मर जाता है। पूंजीपति क्या करता है? पूंजीपति को 2 चीजें चाहिए जी। एक तो चाहिए उसको संसाधन, रिसोर्सेज, और दूसरा चाहिए मजदूर की श्रम की लूट। इन दोनों के दम पर वो पैसे वाला बनता है। तो वो क्या करता है कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से चलाओ, जंगल बचाओ, मिनरल्स बचाओ, आने वाले बच्चों के लिए भी बचाओ। वो तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो सारा खोद लेगा, खत्म कर देगा रिसोर्सेज को। ठीक है, रिसोर्सेज खत्म और मजदूर घटाता जाता है जी, रोजगार घटाता जाएगा ताकि प्रॉफिट बढ़ता जाए, मशीनें बढ़ाता जाएगा। उससे क्या होता है? लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। परचेजिंग पावर खत्म होगी तो पूंजीपति का माल बिकना बंद हो जाता है। जब माल बिकना बंद हो जाता है तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो पूंजीपति संकट में आ जाता है। इस समय भी पूंजीवाद संकट में आया हुआ है। पूंजीवाद बार बार संकट में आता है। जब संकट में आता है तो वो सुधरता नहीं है, वो फैलता है, फिर नए एरिया में जाता है कि नए रिसोर्स एरिया एक्सप्लोर करो, जहां सस्ते मजदूर हो वहां चलो, तो वो शिफ्ट करता जाता है। तो भारत, अब वो भारत का पूंजीपति नहीं है, अब पूंजीवाद जो है ग्लोबल है, अब पूंजी ग्लोबल है। तो पूंजीपति जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद वो भारत की एग्रीकल्चर पर कब्जा करेगा जी। और भारत की जो एग्रीकल्चर है वो सबसे जो कीमती एग्रीकल्चर एरिया है
वह हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, इन एरियाज पर पूंजीपति सबसे पहले कब्जा करेगा। और वो कब्जा होगा बंदूक के दम पर, जैसे आदिवासी इलाकों में कब्जा हो रहा है। तो आप लिख के रख लो ये बात कि आपके पंजाब, हरियाणा और यूपी, पंजाब में सीआरपीएफ वैसे ही गांव-गांव में बैठेगी जैसे आज छत्तीसगढ़ में बैठी है। 2-2 किलोमीटर पर सीआरपीएफ कैंप है वहां पर। और वही कत्लेआम यहां पर होगा जो आज आदिवासी इलाकों में हो रहा है। पूंजीवाद सिर्फ बंदूक के दम पर ही फैल सकता है। वो कानून, इंसानियत, प्यार के भरोसे के सहारे फैलता ही नहीं है। वो बंदूक के सरकारी बंदूकों के सहारे ही चलता है आगे, हर जगह, सारी दुनिया में। चाहे लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो फिलीपींस हो, साउथ एशिया हो, हर जगह पूंजीवाद नए रिसोर्स एरियाज पर और मजदूर के श्रम पर बंदूक के दम पर ही लूट करता है। जी, पर जे ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆਗਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਵੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਵੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, वो हमारे पुराने दोस्त हैं। हाँ। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में मेरे आश्रम में आ चुके हैं, जमीन पर सोए हैं, हम उनकी मीटिंगों में शामिल रहे हैं, हम रूम पार्टनर रहे हैं, हम दोस्त रहे हैं जी। जब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तब हमने इनसे पूछा कि आप अपना स्टैंड क्लियर करो। हाँ। पहले तो इस बात, हम चूंकि आदिवासियों के मुद्दे पर काम करते हैं, तो पहले आप ये बताओ इस आंदोलन का इस रिसोर्सेस की ओनरशिप पर क्या स्टैंड है? हाँ। कि भारत के संसाधन किसके हैं, पूंजीपति के या भारत की जनता के? हाँ। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अभी हमको प्रॉब्लम पे बात नहीं करनी है, हमको सॉल्यूशन पे बात करनी है। जिवें तुहाडे नाल अरविंद केजरीवाल रहे, मनीष सिसोदिया रहे, हुण किते कोई गलबात हुई है जदों दे वो उच्ची पदवी ते गए कि नहीं? नहीं, अब वो बात नहीं करते हमसे। अब हमारे विचार बिल्कुल अलग अलग है। अब वो जो है सत्ता में बने रहने के लिए सारी वो गलत बातें कर रहे हैं जिसका वो उस समय विरोध करते थे। हम सब विरोध करते थे, संप्रदायवाद का, जातिवाद का, पूंजीवाद का, फांसीवाद का। अब वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अभी उनसे जब पूछा मनीष सिसोदिया से कि बिल्किस बानो के हत्यारों को भाजपा ने रिहा किया है, बलात्कारियों को और उसकी बेटी के हत्यारों को, तो आपका क्या कहना है? तो बोले नहीं, हम तो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करेंगे। अरे, अन्याय पर बात नहीं करोगे? महिला के साथ बलात्कार करने वालों को रिहा किया जा रहा है, उस पर बात नहीं करोगे? महिलाओं की अस्मिता, उनकी इज्जत और अपराध और इस पर बात नहीं करोगे? आपकी सरकार उस पर काम नहीं करेगी? वो मुसलमान औरत है, इसलिए आप हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए कि हिंदू ना नाराज हो जाए। कौन सा हिंदू नाराज होगा? कट्टर हिंदू ना। जो बदमाश लोग हैं वो खुश होंगे ना कि एक बलात्कारियों को बचाने के लिए हमारे साथियों को छोड़ दिया। कौन से लोग खुश होंगे? ऐसे लोगों को के वोट चाहिए आपको? उनको खुश करने की राजनीति कर रहे हो। आप अच्छे लोगों की राजनीति नहीं कर सकते कि नहीं बलात्कारियों को कैसे छोड़ा जाएगा, हम उसका विरोध करते हैं तो आपको समाज के सभ्य लोग वोट देंगे कि ये बलात्कारों का विरोध करने वाली पार्टी है। आप बलात्कारों को समर्थन करने वाले लोगों का समर्थन करने लगे, हद है। हिमांशु जी, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਹੁੰਦਾਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ? क्योंकि जो तुसी एक दरी दे बह के ग्राउंड ते बह के प्रोटेस्ट करते हो उदों गल होर हुंदी, उदों नारा होर हुंदा, पर उत्थे जाके की बदल जाता है? देखिए, इस समय भारत की राजनीति पूंजीपति चला रहे हैं और भारत का जो चुनाव है पूरा वो पूंजी के बल पर ही जीता जाता है। तो चुनाव लड़ने के लिए अब लाखों रुपए नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए चाहिए। और ये अरबों रुपए कोई गरीब जनता चंदे से नहीं देती, ये देते हैं बड़े बड़े कंपनियां, कारपोरेट। तो अब सारी सरकार जो है वो कारपोरेट के लिए काम करती है। ये प्रॉब्लम है। जब वो कारपोरेट के लिए काम करेगी तो वो लोगों के संसाधन छीनेगी, वो मजदूर की मजदूरी की लूट करेगी, वो मजदूर की मजदूरी बढ़ाने का विरोध करेगी, मानवाधिकारों को कुचलेगी, लोगों को बांटेगी। आज जो राजनीति चल रही है, आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ पुरुष को खड़ा किया जा रहा है जी। जो समानता की बात करने वाली औरतें हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। जातिवाद, जाति के खिलाफ जाति को खड़ा किया जा रहा है, हिंदू के खिलाफ मुसलमान को, मुसलमान के खिलाफ हिंदू को, समाज को बांटा जा रहा है जी। ताकि समाज मिलकर के इस पूंजीवाद के हमले का, अपने संसाधनों को बचाने का, अपने रोजगार को बचाने का, अपने आज बैंकों को खाली कर दिया गया, रोजगार को खत्म कर दिया गया, संसाधनों को लूटा जा रहा है। इस सब को बचाने के लिए समाज एक होकर के काउंटर कोई स्ट्रेटेजी ना बना पाए, एनालिसिस ना कर पाए खतरे का, इसलिए समाज को तोड़ा जा रहा है। और उस तोड़ने की राजनीति में आम आदमी पार्टी वगैरह सब शामिल हो गए। कांग्रेस भी चुप है। आज राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है जी। आज तक वहां किसी पॉलिसी पर कोई स्टेटमेंट आया है? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि पॉलिसी पर डिबेट करनी नहीं है। पॉलिसी सबको एक रखनी है जी। वही कैपिटलिज्म रखना है, वही कॉर्पोरेटीकरण रखना है, तो पॉलिसी पर बात ही नहीं करनी है। बात पर्सनैलिटी पर कर रहे हैं कि राहुल की पर्सनैलिटी अच्छी, की मोदी की अच्छी, की केजरीवाल की अच्छी जी। हमें पर्सनैलिटी से क्या लेना देना, हमें तो पॉलिसी पर बात करनी है। आप पॉलिसी नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लोगों के मानवाधिकार उसी तरह कुचले जाएंगे, किसानों के अधिकार उसी तरह छीने जाएंगे, मजदूरों के अधिकार उसी तरह छीने जाएंगे, महिलाओं के अधिकार उसी तरह, सब वैसे ही चलेगा।